प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अनिल देशमुख का सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। अनिल देशमुख के हैरान कर देने वाले कारनामों की पोल खुलते ही महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और एनसीपी में कोहराम। ईडी ने कोर्ट में अनिल देशमुख के खेल के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे उसने बार मालिकों से मिले करोड़ों रुपए अपनी संस्था में ट्रांसफर किए और कैसे उसके बेटे सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनी चलाते थे जिनका काम अनिल देशमुख की काली कमाई को इधर उधर करना था। अनिल देशमुख को इस बात का अंदाजा था कि उसकी पोल अब खुल गई है, इसलिए जब ईडी ने उसे दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया तो बहाने बनाकर देशमुख आया ही नहीं। देशमुख को डर था कि कहीं ईडी उसे गिरफ्तार न कर ले। इसके पहले ईडी देशमुख के पीए और पीएस को गिरफ्तार कर चुकी है। अदालत में ईडी ने बताया कि संजीव पलाडे और कुंदन शिंदे दोनों अनिल देशमुख की काली कमाई के राजदार हैं और वसूली की रकम वे दोनों ठिकाने लगाते थे। ईडी ने शनिवार को यहां एक अदालत को बताया कि अनिल देशमुख को मुंबई के बार मालिकों से 4 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और उन्होंने विभिन्न छद्म कंपनीज के जरिए प्राप्त दान दिखाकर इस रकम को अपने न्यास में डाल दिया। ईडी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को रिमांड पर लेने के लिए की जा रही सुनवाई के दौरान ये दावा किया। अधिकारियों ने कहा कि पलांडे और शिंदे को कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत रंगदारी गिरोह मामले में कथित धन शोधन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को 1 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले दिन में मामले में जांच एजेंसी ने देशमुख को जांच अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए बलाड एस्टेट स्थित ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे तलब किया था, लेकिन पूर्व मंत्री ने एजेंसी से पेशी के लिए नई तारीख दिए जाने का अनुरोध किया। देशमुख के वकीलों की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और उसने पेशी के लिए कोई और तिथि दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने जांचकर्ताओं को देशमुख का लिखा एक पत्र भी सौंपा। ईडी ने अदालत को बताया कि धन शोधन में देशमुख की मदद करने में पलांडे और शिंदे सहायक थे। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने पहले एक शुरुआती जांच की थी और उसके बाद नियमित मामला दर्ज किया गया। सीबीआई के मामले के बाद ईडी ने इस संबंध में देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। दोनों की हिरासत मांगते हुए ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ बार मालिकों प्रबंधकों ने अपने बयानों में कहा तब सीटीयू के प्रमुख रहे सचिन वजह ने अपने दफ्तर में बार मालिकों के साथ एक बैठक की थी। ये बैठक उनके ऑर्केस्ट्रा बार के निर्धारित अवधि के बाद भी बिना किसी रुकावट के चालू रहने और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाने को लेकर थी। ईडी ने कहा कि इन बयानों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वजह ने मुंबई के विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4 करोड़ 70 लाख रुपए लिए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि वजह ने बाद में एक बयान में कहा कि उसे पुलिस जांच से संबंधित कई मामलों में तत्कालीन गृह मंत्री से सीधा निर्देश मिलते थे। ईडी ने कहा कि वजह के मुताबिक उसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री के आवास पर हुई एक बैठक में बार और रेस्तरां मालिकों की एक सूची दी गई थी। ईडी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा, वजह ने कहा कि उससे हर बार और रेस्तरां से हर महीने 3 लाख रुपए वसूलने को कहा गया और इसके लिए विभिन्न बार मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। ईडी ने कहा कि वजह ने ये भी कहा था कि उसने दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच विभिन्न बार मालिकों से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए एकत्र किए थे, जिसे उसने 2 किश्तों में कुंदन शिंदे को सौंप दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहते हैं कि 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो जाता है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने भी कुछ ऐसा ही सोचा और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े में अपनी गोटी लाल करने में जुट गए। लेकिन अशोक गहलोत अजय माकन की इस चाल को आसानी से समझ गए। नतीजा ये हुआ कि अजय माकन का बना बनाया खेल बिगड़ गया। अजय माकन और गहलोत के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि गहलोत ने माकन से बात करना तक बंद कर दिया। वजह यह है कि माकन जिस तरह की नियुक्तियां करवाना चाहते थे उस पर गहलोत ने नाराजगी जताई। यही कारण है कि अशोक गहलोत पिछले 1 सप्ताह से माकन से बात तक नहीं कर रहे हैं। माकन ने उनसे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सीएम उपलब्ध नहीं हो सके। उधर संगठन में नियुक्तियों के लिए माकन ने जो नाम प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखे हैं उनको लेकर पायलट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपत्ति है। यही कारण है कि बार बार तारीख देने के बावजूद माकन सत्ता और संगठन में नियुक्तियां नहीं करवा पा रहे। गहलोत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि माकन से न तो सीएम बात कर रहे हैं और न ही वे पायलट और डोटासरा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी तरफ 3 विधायकों ने पायलट से मुलाकात की। इनमें हरीश मीणा, वीरेंद्र सिंह,
वेद प्रकाश सोलंकी शामिल हैं। माकन जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अवधेश शर्मा को नियुक्त करवाना चाहते हैं, जबकि राज्य और जयपुर के अधिकांश नेता शर्मा की नियुक्ति के खिलाफ हैं। शर्मा ने मुख्य सचेतक महेश जोशी के साथ दिल्ली में माकन से मुलाकात की। माकन के साथ ही जोशी भी शर्मा को अध्यक्ष बनवाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। इस तरह सरकार में नियुक्तियों को लेकर भी माकन ने कई ऐसे नाम सीएम तक भेजे हैं जो विवादास्पद हैं। सीएम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन माकन जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच विधायक वीरेंद्र सिंह, हरीश मीणा, जीआर खटाना और वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट से मुलाकात की। पायलट खेमे के नेताओं ने आला कमान द्वारा सीएम से सत्ता व संगठन को लेकर फैसला नहीं करा पाने पर नाराजगी जताई है। सीएम के साथ चल रही खींचतान के बीच पायलट समर्थकों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगवाए हैं। इन होर्डिंग्स पर फोटो के साथ लिखा है, पायलट आ रहा है। कुछ होर्डिंग्स पर पायलट को भावी सीएम भी बताया गया। सूत्रों के अनुसार रणनीति के तहत ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मीणा समाज की कई महिलाओं ने शनिवार को पायलट के निवास पर पहुंचकर परंपरागत लोक नृत्य करने के साथ ही गीत गाए। ये एक तरह से सीएम खेमे के लिए संदेश है, क्योंकि पिछले दिनों सीएम समर्थक निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के लिए कहा गया था कि वह एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। इसके बाद 5 मीणा विधायकों ने पायलट के समर्थन में बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने महबूबा मुफ्ती की पोल पट्टी खोल दी और ये सबको बता दिया कि महबूबा के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। मतलब कि मीडिया के सामने और सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत करती हैं, वैसा कुछ पीएम मोदी के सामने नहीं कर पाई। रही सही कसर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी कर दी। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊट पटांग बयानों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सब पीडीपी का एजेंडा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इतना सब होने के बावजूद महबूबा मुफ्ती न सिर्फ अलग थलग पड़ गईं, बल्कि उनकी पार्टी का जनाधार भी तेजी से सिमटने लगा है। कई विश्वसनीय नेता, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदार भी महबूबा मुफ्ती से कन्नी काटने लगे हैं। दिल्ली दरबार में वीरवार को सर्वदलीय बैठक में अलग थलग पड़ने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की जमीन और दरक गई है। न तो पाकिस्तान से बातचीत, न ही 370 और न ही 35A की बहाली को तवज्जो मिलने पर अब महबूबा को जनता के साथ पार्टी कैडर का विश्वास जीतने में काफी मशक्कत करनी होगी। इसके लिए वो नया दांव खेल सकती हैं ताकि खोए जनाधार को पाया जा सके। लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी के साथ सरकार से नाता टूटने के बाद खासकर घाटी में पीडीपी का जनाधार खो रहा है। मंत्रिमंडल के कई साथी एक एक कर उनका साथ छोड़ गए। कुछ रिश्तेदारों ने भी किनारा करने के साथ ही अन्य दलों का दामन थाम लिया। कई पूर्व विधायक भी पार्टी से अलग हो गए। विश्लेषकों के अनुसार अब दोबारा से खोए जनाधार को पाने और वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए वे जमाते इस्लामी और अलगाववादी खेमे को खुश करने का दांव खेल सकती हैं। इस वजह से वे सोची समझी रणनीति के तहत लगातार पाकिस्तान का राग अलाप रही हैं। उन्हें भरोसा है कि पहले की तरह इन दोनों के दम पर नैया पार हो सकती है। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अब दोबारा से ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि एक तो सरकार का रुख सख्त है, दूसरे ओर अब लोग हकीकत जान गए हैं। पार्टी कैडर और जनता का विश्वास दूसरे दलों के प्रति शिफ्ट हुआ है। ऐसे दोबारा से उसे पाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। जम्मू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष मोहम्मद ताजिदुद्दीन का कहना है कि दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम रहा है। संवाद लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। परिसीमन के लिए सभी दलों को तैयार कर लेना बड़ी उपलब्धि है। अब पीडीपी का जनाधार घट रहा है। ऐसे में वह जमात इस्लामी तथा अलगाववादियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि गुपकार गठबंधन में शामिल होने के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से पाकिस्तान से बातचीत को पीडीपी का एजेंडा बताया है, उसका भी कश्मीर की राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा। फारूक के पल्ला झाड़ लेने से ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान से बातचीत के वे पक्षधर नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का घाटी में बड़ा कैडर है। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भी पार्टी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश गया कि गुपकार गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।